गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसमें हमने पढ़ा था भाई कला में यथार्थवाद किस प्रकार से है। यानी जो नवजागरण काल है, जब सांस्कृतिक परंपराएं हैं ये अपनी बदल रही थी। लेसन का नाम ये है कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो जो 14वीं से 17वीं शताब्दी है उसमें जब वापस से जब हमारी सांस्कृतिक परंपराएं बदली, इसमें एक नवजागरण हुआ, नई ऊर्जा का संचार हुआ, दोबारा से लोगों में एक जोश आया वहाँ के लोगों में। तो जो उससे पहले जो सामंतवादी जो प्रवृत्तियाँ थी, लोगों को जो जकड़ रखा था, उनसे किस तरह से यूरोप के जो देश हैं, यूरोप के जो नगर हैं, वो वापस से नवजागरण में आ गई। तो नवजागरण में एक टॉपिक हमने पढ़ा था भाई कला में यथार्थवाद। तो उसमें 3 प्रकार की कलाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले थी चित्रकला, फिर वास्तुकला और फिर ये तीसरा नंबर पर मूर्तिकला। चित्रकला में जो कलाकार थे, ठीक है, यूरोप के जो बड़े बड़े शहरों के अंदर जो कलाकारों ने अपनी कलाएं दिखाई थी चित्रकला के अंदर, तो वो ऐसे चित्र बना रहे थे, बिल्कुल जीवंत चित्र बना रहे थे। ऐसा लगता था कि चित्र अभी मुंह से बोल पड़ेगा, ठीक है। उसमें मोनालिसा का चित्र दिखाया गया है, ऐसा ही एक विशेष। फिर इसके बाद जो अगला था उसमें वास्तुकला। वास्तुकला के अंदर भी काफ़ी वास्तुशास्त्र का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। उसके गुण और दोषों के बारे में बताते हुए पूरी तरह से उसका भी विकास हुआ। और फिर मूर्तिकला, यानी मूर्तियां भी कुछ इस प्रकार से बनाई गई थी, जैसे कि यहाँ पे डोनातेलो की प्रतिमा है, ये फिर मोजेज की विशाल मूर्ति है, और इसके बाद पिएटा की प्रतिमा है। तो ये चीज़ें हैं, इनमें पूरी तरह से ममता के भाव दिखाए गए हैं, या जोश के भाव दिखाए गए हैं, या एक सन्यासी के भाव दिखाए गए हैं। तो मूर्तियों के अंदर भी काफ़ी बड़ा इनका ऐसे लग रहा था कि जैसे ये बिल्कुल जीवंत मूर्तियां हैं, और वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था वो इनसे पता चलता है। अब है मूर्तिकला। तो मूर्तिकला के अंदर हमने कल देखा था भाई नवजागरण काल में मूर्तिकला भी मानववादी मनोभावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक शक्तिशाली और पारदर्शी माध्यम बन गई। यानी जो नवजागरण काल था उसमें जो मूर्तिकला थी, यानी मूर्ति के माध्यम से जो मानव की मन की जो भावनाएं हैं उनको किस प्रकार से उजागर किया जाए, किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए, ये एक उसका माध्यम बनी थी। और इस काल में मूर्तिकारों ने प्राचीन यूनानी और रोमन कला की योग्यता को अपनाया। यानी जब वो जो मूर्तिकार थे उन्होंने जब अपनी मूर्तियां जब बनाई थी, उसमें जो प्राचीन यानी पुराने जो यूनानी और जो रोमन कलाएं थी उनको अपनी मूर्तिकला के अंदर उन्होंने लगाया। नवीन ज्ञान विज्ञान के प्रभाव से ये मूर्तिकार मनुष्य के वास्तविक जीवन को करीब से पहचानने और उसमें कला को उतारने लगे। यानी नए नए उन्होंने ज्ञान इकट्ठे किए, नई नई खोज, उन सब का जो एक प्रभाव था, ठीक है, वो जो मूर्तिकार लोग थे उन्होंने मनुष्य का जो वास्तविक जीवन का जो रूप है उसको पहचान लिया, और उसको पहचान करके जो अपनी कला करते थे, जो मूर्तियां बनाते थे, उसमें वो पूरी तरह से उसको उकेर देते थे। और इस काल में मूर्तिकारों में लारेजो गिबेर्ती, डोनातेलो और डेला रोबिया और माइकल एंजेलो इत्यादि सुप्रसिद्ध थे। अब इसमें आता है गिबेर्ती। अब गिबेर्ती अपने प्रारंभिक काल में ही यथार्थवादिता के लिए प्रसिद्ध हो गया था। उसका सर्वोत्तम कार्य सेंटा मारिया के गिरजाघर के दरवाजों पर मूर्ति शिल्पांकन है। इसका विषय वस्तु ईसाई धर्म से संबंधित है। इन दरवाजों की भव्यता एवं सौंदर्य से प्रभावित होकर माइकल एंजेलो ने कहा, वस्तुतः यह स्वर्ग के द्वारों को सुशोभित किए जाने के योग्य है। यानी उसने उसकी जो कला है इससे प्रभावित होकर के जो माइकल एंजेलो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये मूर्तियां ऐसे जीवंत हैं। यथार्थ का मतलब होता है जीवंत, बिल्कुल सजीव लगे। तो वो उन्होंने इतनी अच्छी मूर्तियां बनाई थी गिबेर्ती ने कि लोग कोई भी अगर, और सारी जो मूर्तियां वो किससे थी, ईसाई धर्म से संबंधित थी। तो जो भी देखते थे उसको वो ये कहते थे कि भाई ये तो जैसे स्वर्ग का ही दरवाजा बना दिया हो। और ये जो मूर्ति थी उन्होंने दरवाजों के ऊपर ये उकेरी थी। अब दूसरा आता है मूर्तिकार डोनातेलो। फ्लोरेंस का महान मूर्तिकार था। ये कहाँ के थे? डोनातेलो कहाँ के थे? फ्लोरेंस के थे। उनकी 3 प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। कृतियाँ मतलब जो उन्होंने लिखी है या जो उन्होंने बनाई है, करी है, जो कारीगरी है। फ्लोरेंस के गिरजे में संत जॉर्ज की प्रतिमा, जो अपनी सूक्ष्मता एवं चेहरे पर विचार संपन्नता के लिए प्रसिद्ध है। संत जॉर्ज की ऐसी प्रतिमा बनाई थी, ठीक है। इन्होंने जो बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें इस मूर्ति के अंदर उन्होंने लगा दी थी, सेम टू सेम जैसे वही हों, ठीक है। और चेहरे पर विचार संपन्नता के लिए प्रसिद्ध है। यानी उनके चेहरे पे ऐसे जो विचार उकेरे गए थे उन्होंने कि वो कुछ वास्तव में सोच रहे हैं। दूसरी थी डेविड की कांस्य की मूर्ति।
जिसके शरीर का हर अंग ऊर्जावान दिखाई देता है। यानी जो डेविड की जो मूर्ति बनाई थी उन्होंने कांसे की, वो आदमकद मूर्ति बनाई थी, नीचे पैर से लेके सिर तक, तो उसमें बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं वो स्फूर्ति से परिपूर्ण, पूरी ऊर्जा से भरे हुए। फिर है फ्लोरेंस के कैथेड्रल में स्थित सिंगिंग कोयर, जो अपने अपूर्व सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो कैथेड्रल जो है नगर है, उसमें एक सिंगिंग कोयर की उन्होंने मूर्ति बनाई थी जो बहुत ही सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये 3 कृतियां गिवेर्ती ने बनाई थी अपनी, गिवेर्ती ने, डोनातेलो ने 3 कृतियां बनाई थी। और अब इसके बाद है देला राबिया। अब है देला रोबिया द्वारा फ्लोरेंस के मुख्य गिरजाघर में गायकों एवं नर्तकों की मूर्तियां विख्यात है। जो देला रोबिया है, इन्होंने फ्लोरेंस के एक मुख्य गिरजाघर में कुछ गायक और कुछ नर्तक, उनकी मूर्तियां इन्होंने बनाई थी। इटली का सबसे प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार माइकल एंजेलो माना जाता है। इटली का सबसे प्रसिद्ध और सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार किसको माना जाता है, ये प्रश्न बनता है यहाँ पे, माइकल एंजेलो। उनकी निम्नलिखित मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। पिएता की मूर्ति एवं सुंदर युवा कुंवारी कन्या वर्जिन की मूर्ति है, जिसमें ईसा को अपनी गोद में ले रखा है। यानी जो पिएता की जो मूर्ति है, यानी यहाँ पे जो हमने ये मूर्ति देखी थी, इसमें आपको दिखा रखा है कि ये जो लड़की है ये एक सुंदर कुंवारी कन्या है और उन्होंने अपनी गोद के अंदर किसको ले रखा है, ईसा मसीह को ले रखा है। ये मूर्ति यहाँ पे दिखाई गई है। कन्या का मुख अपूर्व सौंदर्य से युक्त है, साथ ही दुख की शांति अवस्था का शिल्पांकन भी। यानी इनका जो मूर्ति में यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है, अगर ये बिल्कुल कलर्ड मूर्ति होगी तो इसमें आप देखोगे नेट के ऊपर अगर अपन सर्च करेंगे तो ये कलर्ड मूर्ति अपने को मिल जाएगी। तो इसमें इनका मुखमंडल है वो काफी सुंदर है, लेकिन ये चिंतित भी है, शांत है, दुखी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईसा को अपनी गोद में ले रखा है। उससे दिखाई दे रहा है कि ईसा किस प्रकार से सो रहे हैं, इनकी गोद में लेटे हुए हैं। अब दूसरी थी फ्लोरेंस में संगमरमर से निर्मित डेविड की विशाल कद मूर्ति, शरीर का बड़ा शक्तिशाली चित्रण है इसमें। ठीक है, डेविड की जो विशाल कद मूर्ति इसमें बनाई है इन्होंने। अब तीसरे हैं मोजेज की विशाल मूर्ति है। ठीक है, इनकी यानी जो देला जो रोबिया है, ठीक है, इसके ये गायकों नर्तकों की मूर्तियों के लिए विख्यात था। लेकिन इटली का जो सुप्रसिद्ध जो मूर्तिकार था वो कौन थे, माइकल एंजेलो। तो उन्होंने 3 मूर्तियां ये बनाई है यहाँ पे। ठीक है, इसमें पहली पिएता की मूर्ति, दूसरी फ्लोरेंस संगमरमर डेविड की विशाल कद मूर्ति और तीसरी है मोजेज की विशाल मूर्ति। मोजेज की बैठे हुए यह मूर्ति क्रोधपूर्ण भावों के माध्यम से स्वाभाविक एवं यथार्थ रूपायन है। ये दिख रहा है आपको, ये मोजेज बैठा हुआ है, ठीक है, शांत बैठा है, लेकिन ये क्रोध से भरा हुआ है, विशाल मूर्ति है इसमें ये। तो ये मूर्तियों के माध्यम से ये चीजों को दिखाया गया है। मेडिसी परिवार के बनाए गए 2 मकबरे पर भी उनकी मूर्तियां हैं। एक मूर्ति में दिन व रात को स्त्री पुरुष के रूप में दिखाया गया है, दूसरे मकबरे में सूर्योदय एवं सूर्यास्त को एक स्त्री व पुरुष की मूर्ति के रूप में अंकन है। यानी जो कला के अंदर जो यथार्थवाद था, वो उसका जो पूरी तरह से जो प्रभाव है वो मूर्ति कला में भी हमें पड़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ जीवंत मूर्तियां दिखा रखी थी, इनके बारे में आपको बताया गया है। अब आती हैं मुद्रित पुस्तकें। भाई यूरोप के अंदर जो मुद्रित पुस्तकें हैं वो कैसी थी, कहाँ से आई, ठीक है, और इनमें कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग था, ये हम यहाँ देखेंगे। यूरोप में मुद्रण प्रणाली चीन से आई। ये पहला ही प्रश्न है कि भाई यूरोप के अंदर जो मुद्रण प्रणाली थी वो किस देश से आई थी, तो चीन से वो आई थी। मंगोल शासकों के दरबार में जाने वाले यूरोप के व्यापारी और राजनयिक सबसे पहले इस तकनीक से परिचित हुए। यानी मंगोल जो शासक थे उनके दरबार में जाते थे कौन कौन, यूरोप के व्यापारी जाते थे। और जो मंगोल के जो शासक हैं वो, मंगोलिया कहाँ है, चीन के बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ है। और जो अब कब्जा भी फिलहाल जो कब्जा है उस पे चीन का ही कब्जा है। इससे पहले ग्रंथों को हाथ से ही लिखा जाता था। इन हस्तलिखित ग्रंथों की कुछ ही प्रतियां होती थी। यानी हाथ से कितनी प्रतियां लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। लेकिन जो अब ये मुद्रण प्रणाली में क्या था कि एक पुस्तक आप लिख दो हाथ से, उसके बाद जो मशीनें हैं, या फिर अब तो क्या सिस्टम हो गया, आप अपना डाटा कलेक्ट कर लो, डाटा कलेक्ट करके टाइपिंग के द्वारा ही कंप्यूटर के अंदर उनको टाइप कराते जाओ और फिर उनको बिल्कुल पूरी तरह से नंबरिंग होती है। उनमें पहले पेज पे क्या विवरण है, दूसरे पेज पे क्या है, इस तरह से। अगर मान लो 500 पेज की कोई पुस्तक है तो उसके अलग अलग जो पेज हैं
वो वहाँ पे सेट किए जाते हैं और उसके बाद जो मशीनरी है, जो छपाई मशीन है, उसके अंदर से वो पुस्तक छप के बाहर निकल आती है। फिर उसके हम चाहे 1 लाख प्रतियां निकालो, चाहे 10 लाख प्रतियां निकालो, कितनी भी प्रतियां अपन निकाल सकते हैं। लेकिन मुद्रण प्रणाली से पहले क्या था कि भाई हाथ से लिखा जाते थे। जितने भी ग्रंथ थे या जितनी भी पुस्तकें थी या जितने भी इतिवृत्त थे, जो भी चीजें थी, वो सब किन से लिखी जाती थी? हाथों से लिखी जाती थी। यूरोप में सर्वप्रथम जर्मनी के जोहानेस गुटेनबर्ग 1400 से 1458 ने 1455 ईस्वी में छापे खाने की स्थापना की, यानी छापे खाने की स्थापना कर दी गई, जिसमें किताबें या पुस्तकों की छपाई होती थी। उनके छापे खाने में बाइबल की 150 प्रतियां छपी। बाइबल क्या है? ईसाई धर्म का प्रसिद्ध ये एक धार्मिक पुस्तक है बाइबल। इसकी कितनी प्रतियां छपी? 150 पुस्तकें छाप दी। धीरे धीरे इटावली भाषा में अनेक क्लासिक ग्रंथ, मुख्य लातिनी ग्रंथ का मुद्रण हुआ। अब छापे खाने लगने लगे। 1500 ईस्वी में यूरोप में लगभग 1100 छापे खानों की स्थापना हो चुकी थी। यानी एक छापे खाने से कितने हो गए यूरोप में? धीरे धीरे 1500 ईस्वी में लगभग 1100 छापे खाने हो गए थे। धीरे धीरे छपी हुई किताबें मिलने लगी, खरीदने के लिए किताबें मिलने लगी। छात्रों को अब अध्यापकों के व्याख्यानों पर बड़े नोट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। वे ज्ञान व अध्ययन की पुस्तकें पढ़ने लगे। नए विचारों से संपन्न एक पुस्तक की मुद्रित प्रतियां कई 100 पाठकों के पास पहुंच सकती थी। और इटली की मानववादी संस्कृति को यूरोप के अन्य देशों में फैलने का कार्य मुद्रित पुस्तकों ने भी किया। इटली की छपी हुई पुस्तकों का यूरोप के देशों में तेजी से वितरण हुआ और इसे नए साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ और सांस्कृतिक बदलावों का बल मिला। तो यानी बदलती हुई जो संस्कृति है वो किस प्रकार से बदली कि पहले जो पुस्तकें थी वो हाथ से लिखी जाती थी, बाद में वो छापे खाने का प्रयोग हुआ। पहले 1 या 2 प्रतियां ही होती थी। छात्र नोट्स बनाते थे, जो टीचर होते थे, जो अध्यापक होते थे, वो बोलते थे और छात्र अपने हिसाब से उन सभी नोट्स को तैयार करते थे। लेकिन बाद में जब ये संस्कृति जब बदल रही थी यूरोप की, ठीक है, इस मानववादी संस्कृति ने क्या किया, वहाँ बहुत सारे जो छापे खाने हैं वो लग गए थे। लगभग 1100 छापे खाने लगे यूरोप में। और इटली के अंदर जो छात्र थे, ठीक है, उन इटली की जो छपी हुई पुस्तकों का पूरे यूरोप के अंदर प्रचार प्रसार हो गया, वो फैल गई और इस प्रकार से संस्कृति में काफी बड़ा बदलाव आया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट भाग जो हम कल पढ़ेंगे वो है मानव की नई अवधारणा। जो आज पढ़ा है इसमें से मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है।